जय हिंद। आज की इस क्लास में हम सेकंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है इतिहास लेखन की परंपराएं। अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार से इतिहास लिखे जाते थे, सबके अलग अलग तरीके होते थे। जैसे कि यूनान के अलग थे, रोम के अलग थे, चीन के, फारस के, अरबों के और भारतीयों के अलग थे। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। मेरे पास पिछले 3 सेमेस्टर्स के क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हो कि पिछले 3 सेमेस्टर्स में उस यूनिट में जो 2 क्वेश्चंस आए हैं, दोनों में से एक करने होते हैं, तो हर बार इसी चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो। हालांकि इस चैप्टर से देखा जाए तो कोई भी इंडिविजुअल टॉपिक नहीं है जो कि पूरा का पूरा 14 मार्क्स कवर करता हो, लेकिन अगर 2 क्वेश्चंस को जोड़ दिया जाए तो 14 मार्क्स का बन जाता है। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है यूनानी इतिहास लेखन पद्धति। यूनानी लोग किस प्रकार से इतिहास लिखते थे, पहले हम उसके बारे में जानेंगे। अगर अंग्रेजी इतिहासकारों की माने तो उनका मानना तो यही है कि इतिहास लिखने की जो परंपरा है ना, वो यूनान से ही आरंभ हुई थी। यूनानी ना केवल इतिहास में रुचि रखते थे, बल्कि भूगोल और मानव शास्त्र में भी इनकी काफी ज्यादा रुचि थी। ये लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ काफी ज्यादा जुड़े हुए थे, और इन्हीं की सभ्यता और संस्कृति ने आगे चलकर पूरे यूरोप में प्रभाव में सबसे सर्वप्रथम पहला दर्जा जो है ना, वो इसी को दिया जाता है। इसने फारस और कई देशों की यात्राएं की, उनके बारे में अपना लिखना शुरू किया, और पहली बात तो इसने आलोचना बहुत। तो इनकी पद्धति कैसी थी इतिहास लेखन की? तो सबसे पहला तो इनका पॉइंट आता है कि कथात्मक शैली। ये लोग कथा के रूप में इतिहास को लिखते थे। इनके इतिहासकार प्राथमिक स्रोतों को उपयोग करने पर बल देते थे, यानी कि इधर उधर से बातें नहीं उठानी है। अगर कहीं पे किसी एक विषय के ऊपर कोई किताब लिखी हुई है तो हमें सिर्फ उसी विषय की किताब को उठाना है। ये नहीं है कि इकोनॉमिक्स की बात चल रही है तो हम हिस्ट्री में भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में से इकोनॉमिक्स को रेफरेंस मान ले, नहीं, जो प्राथमिक स्रोत है उसी को हम अपनाएंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि नैतिकता पर जोर दिया जाता था। नैतिकता यानी कि ये लोग इतिहास के द्वारा लोगों को ज्ञान प्राप्त करने को कहते थे। इतिहास के द्वारा उन्हें शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को सुधारने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करते थे। ये लोग कहते थे कि जो कहानी लिखी हुई है, जो इतिहास लिखा हुआ है, उस पर वैचारिक चिंतन करो और उसे अपने माइंड के अकॉर्डिंग ग्रहण करना सीखो। इनके इतिहास के मुख्य विषय क्या थे? राजाओं की वंशावली। पुरोहित जो होते थे वो राजाओं की वंशावली के बारे में लिखते थे, और उसके अलावा इनकी जो संधियां होती थी उसके बारे में लिखते थे, सेना के बारे में लिखते थे, राजनीतिक जो संबंध है या फिर इनके जो राजनीतिक केंद्र होते थे वहीं के समाज के आसपास की बात लिखते, यानी कि राजधानी है ना, जो साम्राज्य है उसकी जो राजधानी जहाँ पे राजा रहता है वहाँ का समाज कैसा था उसके बारे में ये लोग लिखते थे, इसमें समीक्षा करते थे। यूनानियों के प्रमुख इतिहासकारों में आपको 2 ही नाम सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक हेरोडोटस और एक थ्यूसिडाइस। तो हेरोडोटस और थ्यूसिडाइस तो बाद की बात है, लेकिन इनसे पहले भी कुछ इतिहासकार थे, जैसे कि हेकेटियस। तो हेकेटियस वैसे सर्वप्रथम यूनानी इतिहासकार थे, लेकिन फिर भी जो उसकी पदवी है वो हेरोडोटस को जाती है, क्योंकि हेरोडोटस वो पहले इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास को क्रमबद्ध तरीके में लगाया। हेकेटियस सर्वप्रथम इतिहासकार थे यूनान के, और इन्होंने आलोचनात्मक पद्धति को शुरुआत दी। इनके दृष्टिकोण में आलोचना करना एक कला है जो इतिहास में काफी ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है हिसोइड। हिसोइड एक कवि थे, और ये कवि जो थे ये आध्यात्मिक रूप से थे, मतलब कि आध्यात्मिक देवी देवताओं से संबंधित कविताएं लिखते थे। ईश्वर के जन्म के ऊपर, मनुष्य के व्यवहार के ऊपर ये इन्होंने कविताएं लिखनी शुरू की और उन्हें लिपिबद्ध किया। और हेलास के समय से पहले जो युद्ध हुए थे उसमें जो वीर योद्धा थे उनके बारे में भी इन्होंने चित्रण किया। इनके बाद आते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस एशिया माइनर में पैदा हुए थे। इनकी सर्वप्रथम रचना लीडिया थी, जिसमें इन्होंने राजा क्रोसेस के बारे में लिखा है, उसके शासनकाल के बारे में लिखा है। जितनी भी उसके समय की घटनाएं हैं ना, वो सारी लीडिया में हमें मिलती हैं। इन्होंने इतिहास को इतिहास के रूप में ही लिखा, इसलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने हिस्ट्री लिखते समय ना एक चीज का ध्यान रखा कि क्या, एक क्या शब्द होते हैं ना, क्या, व्हाट, क्या हुआ था, तो बस वो क्या हुआ था के बारे में ही इन्होंने सब कुछ, सारा इतिहास लिखा हुआ है। मतलब जब भी इतिहास लिखते थे तो यही लिखते थे कि क्या क्या हुआ है, और क्या से संबंधित जितने भी पॉइंट्स इनके पास होते थे वो सारे लिख देते थे। इनके बाद आए थ्यूसिडाइस। थ्यूसिडाइस वैसे तो हेरोडोटस से 13 साल छोटे थे, लेकिन फिर भी दिमाग में हेरोडोटस से भी ज्यादा तेज थे। थ्यूसिडाइस सिर्फ इतनी सी बात से खुश नहीं थे कि मैं एक ग्रंथ लिख दूं जिसमें घटना बता दी, नहीं, ये कहते थे कि वो घटना क्यों हुई है, उसका कारण, सबसे पहले कारण लिखना थ्यूसिडाइस ने शुरू किया। और ये कहते थे कि कैसे हुआ और क्यों हुआ ये लिखना काफी ज्यादा जरूरी है। क्या हुआ ये तो हेरोडोटस लिख ही रहे हैं, क्यों हुआ और कैसे हुआ ये थ्यूसिडाइस ने लिखना शुरू किया। इनके बाद पोलिवियस हुए। पोलिवियस भी एक यूनानी इतिहासकार थे, काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। ये जाने जाते थे कि इन्होंने रोमन साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से हुआ, उसके संवैधानिक विकास कैसे हुआ, इसके ऊपर उन्होंने ग्रंथ लिखा था, इसलिए जाने जाते थे। इनके बाद हुए जेनोफोन। तो जेनोफोन भी काफी ज्यादा फेमस थे। इन्होंने होमर और हेरोडोटस की जो पुस्तकें थी उनका खंडन किया, और इसके अलावा इनकी सबसे फेमस बुक का नाम था एनाबेसिस। इनके बाद आए स्टोइक पोसिडोनियस, जिन्होंने स्पेन और सीरिया तक के देशों का भ्रमण किया था और उनका इतिहास इन्होंने लिखा।
स्ट्रेबरो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं अपने भूगोल के विषय में। इन्होंने भूगोल के ऊपर एक नई किताब लिख डाली और इसके बाद अलेक्जेंडर के बारे में भी इन्होंने लिखा था, तो इसलिए भी ये जाने जाते हैं। यूनानियों के सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार हुए प्लूटार्क। प्लूटार्क ने एक किताब लिखी जिसका नाम था लाइव्स, जिसमें इन्होंने रोम और यूनान के अनेक लोगों ने जो भी अब तक की उपलब्धियां प्राप्त की हैं ना, उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया और तत्कालिक समाज जो था उसकी सांस्कृतिक ज्ञान के बारे में जानकारी प्रदान की। तो ये थे ग्रीक इतिहासकार यानी कि यूनानी इतिहासकार। अब बात कर लेते हैं रोमन इतिहासकारों की। देखिए, रोमन साम्राज्य इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि उसने अपने आसपास से बहुत सारे देशों को अपने अधीन कर लिया और ग्रीस भी उनमें से एक ही था, यानी कि यूनान। तो यूनान की सभ्यता अभी हमने पीछे पढ़ी, सभ्यता नहीं सॉरी, उनकी इतिहास पद्धति। तो यूनान पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया, लेकिन हुआ क्या कि भले ही इन्होंने बहुत सारे इलाके पे अधिकार कर लिया है, लेकिन एक्चुअल में जो यूनान है ना, उसकी संस्कृति, उसकी इतिहास लेखन पद्धति और उसकी भाषा ने इन सभी पर काफी ज्यादा प्रभाव डाला और इन सभी ने उसी की बातों को अपना लिया। ये हुआ एक्चुअल में। प्रारंभिक रोमन इतिहास लैटिन भाषा में लिखा जाता था, लेकिन जब इन्होंने ग्रीस पर अपना अधिकार कर लिया, ग्रीस की सभ्यता ने इन पर प्रभाव डाल दिया उल्टा, तो ग्रीस की भाषा जो ग्रीक थी यूनानियों की, तो ग्रीक भाषा ने लैटिन भाषा को रिप्लेस कर दिया। रोमन लोगों में इतिहास लिखने की चेतना कहाँ से जागी? तो हेरोडोटस, थ्यूसिडाइस और पोलिबियस के कारण ही इन लोगों में इतिहास लिखने की चेतना जागी। रोमन इतिहासकार यूनानी इतिहासकारों से काफी ज्यादा प्रभावित थे, क्योंकि उनमें एक हेरोडोटस ने मिस्र की यात्राएं की, अनेक यात्राएं की, और उसके बाद उसने फारस की भी यात्रा की, और फारस की यात्रा के दौरान उसने ना वहाँ पे जो एक प्रथा चल रही थी उसका काफी ज्यादा घोर विरोध किया, निंदा की, आलोचना की। तो उसके आलोचना के बल पर वो काफी ज्यादा फेमस हुआ। ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड नामक ग्रंथ में उसने सत्य के प्रति आस्था को प्रभावित किया और भविष्य में जितने भी इतिहासकार होने वाले हैं उनका मार्गदर्शक बना। इसी कारण इसे यूनानी रोमन इतिहास में युग पुरुष के नाम से जाना गया। इसके बाद ईसाई धर्म आया। तो ईसाई धर्म की मान्यता क्या थी कि भगवान ही कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, तो हमें उसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ कि आगे जूलियस अफ्रीकन्स, एक नाम जूलियस अफ्रीकन्स एक पहला इतिहासकार था जिसने ईसा मसीह के जन्म से 550 साल पहले, लगभग 500 साल पहले और 500 साल बाद तक के इतिहास को रचा, यानी कि 1000 साल तक के इतिहास की रचना करी इसने। इनके बाद एक प्रसिद्ध इतिहासकार ऑगस्टाइन हुए। ऑगस्टाइन प्रसिद्ध इतिहासकार एक धार्मिक रूप से थे, क्योंकि इनके समय में काफ़ी ज़्यादा धार्मिक हलचल हो रही थी, उथल पुथल चल रही थी पूरे यूरोप में ही। तो इन्होंने उस समय एक सिटी ऑफ गॉड नाम की रचना की, जिसमें इन्होंने बताया कि ईश्वर और दूसरे जो शैतान है, इन दोनों के बीच के संघर्ष का वर्णन किया और बताते हैं कि ईश्वर बाद में सत्ता जीत गए थे। तो इसके बारे में वर्णन करते हैं। उस समय का जो समाज है उसकी जानकारी हमें इनसे मिलती है। रोमन इतिहास लेखन की विशेषताओं की बात कर ली जाए तो ये मानववाद पर आधारित थे। इन्होंने अपने इतिहास की विषय वस्तु किसे बनाया? मानव के विविध पहलुओं के, इंसान कार्य कैसे करता है, वो सफल कैसे होता है, उसका चरित्र कैसा होता है, इन सब चीजों पर इन्होंने इतिहास लिखा। ये कहते थे कि मानव एक बुद्धिशील प्राणी है और उसे बुद्धिशील प्राणी मानकर उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन पर इन्होंने बल दिया। इनकी खासियत ये थी कि ये लोग ना तुलना करते थे, प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में तुलना करते थे ये लोग। और उससे भी सबसे बड़ी बात ये कि कल्पना के बजाय तथ्यों पर ज़्यादा बल देते थे। ये लोग कहते थे कि काल्पनिक चीज़ों को छोड़ दो, जैसे कि भगवान, ईश्वर वगैरह की जो कथाएं हैं उन्हें छोड़ो, जो वास्तविक में हमें हो रहा है, दिख रहा है, उस पर जो फैक्ट है उसे ज़्यादा ये लोग फोकस करते थे। इनके इतिहास लेखन का मुख्य उद्देश्य यही होता था कि मानव का जो स्वरूप है, ये जो बदलता जा रहा है, धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलता जा रहा है, उसके बारे में अध्ययन किया जाए। मतलब इनके इतिहास लेखन का जो केंद्र बिंदु होता था वो मानव होता था, मानव के इर्द गिर्द की बातें लिखनी होती। और ये लोग इतिहास जब लिखते थे तो किसी एक व्यक्ति विशेष पर नहीं लिखते थे, ये लोग विश्वव्यापी स्तर पर इतिहास लिखते थे। इनका दृष्टिकोण विश्वव्यापी था और इसी की वजह से ये लोग जो भाईचारा है ना, इस पे गहरा विश्वास रखते। लेकिन यहाँ पर एक बुरी बात ये देखने को मिलती है कि रोमन इतिहास लेखन जो है ना, ये जो लेखन कला है, ये सिर्फ एक वर्ग विशेष तक ही सीमित रह गई कि कुछ अमीर लोग ही लिखेंगे, कुछ अमीर लोग ही पढ़ेंगे, और लोग इसमें रुचि लेते ही नहीं थे। बाद में जब यूनानी रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है, रोमन साम्राज्य का, जिसमें यूनानी प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो उस समय यूनानी रोमन इतिहास जो है ना, इतिहास लेखन पद्धति है, ये भी समाप्त हो जाती है। इनके भी कई सारे इतिहासकार हुए, लेकिन जो लीवी है सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने साम्राज्य, जो रोमन साम्राज्य था, उसके उत्थान और उसके पतन का वर्णन किया है। टैक्टियस भी काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि इन्होंने जूलियस सीजर के बारे में लिखा है। नेक्स्ट है चीनी इतिहास लेखन पद्धति। वैसे तो आपके सिलेबस से इसे हटा दिया गया है, बट वी कैन टेक अ रिस्क। चीनी इतिहास का जनक यडकाओ को माना जाता है। एक्चुअली एक चीज देखो, आप पर्सनली भी देखोगे ना, तो चाइना का इतिहास जो है वो हमें जीरो से लेकर, मतलब जब से चाइना की शुरुआत हुई है तब से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सेम लैंग्वेज में मिल जाता है। इंडिया का तो अलग है, कहीं पे ब्रह्मी है, कहीं पे खरोष्टी है, भैया हड़प्पा सभ्यता की पढ़ी नहीं जा रही। चीनी इतिहासकार इतिहास लिखते थे राजवंशों के ऊपर। क्रमबद्ध राजवंश हमें यहाँ पर मिलते हैं, इनकी डेट मिलती है, और इसके अलावा इनका जो दृष्टिकोण था काफी ज्यादा व्यवहारिक था, नेचुरल था, नैतिक था, काफी ज्यादा इनके दृष्टिकोण में देखने को मिलती थी। लेकिन इतिहास लेखन का विषय जो है वो केवल राजनीतिक और सामाजिक तक ही सीमित था, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन तक ही। लेकिन खासियत इनकी ये थी कि एक ही भाषा में इनका निरंतर इतिहास जो है वो लिखा गया है। इनके इतिहास लेखन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है कुंग फूजी का, जो एक दार्शनिक थे, शिक्षक भी थे, और 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो विचारधारा थी ना, उसे इन्होंने
कन्फ्यूशियज्म कहा। तो कन्फ्यूशियस का जो प्रभाव है ना वो सबसे ज़्यादा इनके इतिहास लेखन पर देखने को मिलता है, जिसे ये लोग ली का सिद्धांत कहते हैं, ली की अवधारणा। इसका अर्थ सिर्फ इतना सा है कि प्राकृतिक रूप से जो आपके अंदर नैतिकता है, मानवता है, उसे बनाए रखना है। तो इसी के कारण चीनियों ने अपने इतिहास लेखन में भी उच्च नैतिक परंपरा, जो कि जिसे ये लोग ली कहते हैं, तो ली का पालन किया। तो इनके इतिहास लेखन में आप बता सकते हो कि ये लोग कन्फ्यूशियज्म के जो प्रभाव थे उसके ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसी के साथ ये लोग राजवंशों के इतिहास लिखना ज़्यादा पसंद करते थे, और आधिकारिक इतिहास जो कि एक जिसमें हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड मिल जाता है, उसका इतिहास लिखना ये लोग पसंद करते थे। नैतिकता को सबसे ज़्यादा ये लोग बल देते थे, और सबसे ज़रूरी बात वंशावली। वंशावली इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है चीन में कि आज भी कोई शासक हो, कोई आम व्यक्ति भी हो ना, उसको अपनी वंशावली पता है। अब मुझे मेरे सिर्फ पिछले 1000 सालों में मेरा जो परिवार है, मुझे सिर्फ उनके बारे में पता है। लेकिन चाइना के लोगों से पूछा जाए तो जब से चाइना की स्थापना हुई है, जब से ये इतिहास लिखा जाना शुरू हुआ है 2700 के आसपास से, ईस्वी पूर्व से, तो तब से लेकर अब तक का उन्हें सारा का सारा इतिहास पता है, अपनी वंशावली पता है। आपको कितनी पता है? अगर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तो अच्छी बात है। यहाँ पे आप खुद चीनी इतिहास लेखकों के बारे में पढ़ सकते हो। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे पास ये है कि चीन और यूनान के इतिहास लेखन की तुलना कीजिए। तो तुलना आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने दिख रही है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। कुछ भी नहीं है, आपने अगर पीछे ध्यान से सुना है तो आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं पाश्चात्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में। पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी देश जो थे, वो कौन सा धर्म अपनाया था उन्होंने? ईसाई। तो ईसाई धर्म की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब ईसाई इतिहास लेखन परंपरा की। बेसिकली जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस थे ना, वो उनकी जो लेखन पद्धति थी वो यूनानी संस्कृति ही। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि रोम ने अपनी शक्ति के आधार पर पूरे यूरोप में, बहुत बड़े यूरोप के हिस्से पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, लेकिन फिर भी एक छोटा सा देश जो ग्रीस था, जिसको यूनान कहते हैं, तो उसकी सभ्यता इन सभी पर भारी पड़ी। शारीरिक रूप से भले ही रोम ने ग्रीस को अपना गुलाम बना रखा था, लेकिन एक्चुअल में बौद्धिक रूप से तो ग्रीस ने ही रोम को अपना गुलाम बना लिया था। अब ये जो इतिहास लिखा जा रहा था ना, पाश्चात्य इतिहास, इसमें आगे चलकर ऐसा होता है कि जो निरंकुश राजा होते हैं ना, उनका प्रभाव इस पर पड़ना शुरू हो जाता है। निरंकुश राजाओं का प्रभाव कैसे? क्योंकि अब जो इतिहास है ना, वो राजाओं की इच्छा के अनुसार लिखा जा रहा है। कैसे? क्योंकि जो राजा चाह रहे हैं वही लिखवा रहे हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर। और ये प्रक्रिया 16वीं और 17वीं शताब्दी तक चलती है, जब तक कि यूरोप में पुनर्जागरण का काल नहीं आ जाता। इस काल अवधि में इनका इतिहास किस चीज पर बेस्ड था? ईश्वर पर। ये लोग ईश्वर के बारे में ही लिखते थे, और लिखता कौन था? पादरी। तो पादरी इनके इतिहासकार होते थे। इस समय के इतिहासकारों ने कोशिश तो की कि हम आलोचनात्मक विश्लेषण करना आरंभ कर दें इतिहास में, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि पोप की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, उसकी शक्ति का उत्कर्ष हो चुका था कि वो इतिहास पर राज करता था। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद तो वैसे ही यूरोप पर कई प्रकार की बर्बर जातियों ने आक्रमण किए, तो उसकी वजह से यूरोप में जो इतिहास लेखन की पद्धति थी वो विकसित नहीं हो पाई। क्योंकि अब अशांति और सामाजिक उथल पुथल के समय में आप इतिहास लेखन को विकसित करोगे या फिर स्वयं को बचाओगे? आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो सेंट अगस्टिन के बारे में काफी ज्यादा पूछा जा सकता है, क्योंकि एक लैटिन चर्च के पादरी थे, और ये ईसाई धर्म का जो युग चल रहा था पूरा, उसका पतन किस प्रकार से हुआ, उसकी जानकारी हमें ये देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अरब इतिहास लेखन पद्धति के बारे में। तो अरबों की जो इतिहास लेखन की पद्धति थी, उससे पहले ये लोग ना मौखिक रूप से इतिहास आगे अपने बच्चों को सुनाते थे। ये राजवंशों के ऊपर होता था, जनजातियों के ऊपर होता था, ये कहानियों के रूप में होता था। और ज़्यादातर ये जो कहानियाँ होती थी ना, ये अफवाहों पर बेस्ड होती थी, मीन्स काल्पनिक होती थी। इनके मुख्य विषय कौन कौन से होते थे? तो राजवंश हो गए, उनके युद्ध हो गए, उनकी उत्पत्ति हो गई, उनकी वीरता, और धार्मिक विषय होते थे इनके। जैसे कि कुरान शरीफ की उत्पत्ति जब हुई है, तो जब से कुरान बनी थी तब से इनका इतिहास माना जाता है। मतलब इस्लामी इतिहास दर्शन का प्रारंभ कुरान से माना जाता है। कुरान में प्राचीन घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है, और ईश्वर के आदेश पालन ना करने पर उसकी क्या आपको सजा मिलेगी उसके बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें दारुल इस्लाम की अवधारणा के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया है कि एक दिन पूरा विश्व मुसलमान बन जाएगा और सब लोग फिर मिलकर रहेंगे। इसके अलावा अगर कोई नहीं मानता है तो उसके साथ युद्ध किया जाएगा, उसे तलवार के बल पर इस्लाम कबूल करवाया जाएगा, और धर्म युद्ध का इसमें वर्णन किया गया है। जो लोग या फिर जिस इलाके में इस्लाम नहीं है उन्हें दारुल हर्ब कहा जाता है, और इनके खिलाफ मुसलमानों को जिहाद यानी कि धर्म युद्ध करने का आदेश दिया। इसके बाद मध्यकालीन अरबी इतिहास लेखन आ जाता है। अभी हमने प्राचीन पढ़ा था। मध्यकालीन में क्या विशेषता है? इसमें यह विशेषता है कि विद्वानों द्वारा इसमें तिथियां, स्थान और इनके साक्ष्य जो है वो इसमें बताए गए हैं अच्छे से। इस युग का सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार अबू जाफर मोहम्मद इब्न जहीर अल तबरी धर्म, राजनीति, समाज और संस्कृति के संदर्भ में लेख लिखते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेखक जिसके बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, उनका नाम है इब्न खल्दून। इन्होंने इस्लामिक इतिहास को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला है पैगंबर का युग, दूसरा है खिलाफत का युग, और तीसरा है झूठ का युग। इनकी किताब प्रोलेगोमेना यानी कि मुकद्दिमा, उसमें इन्होंने बताया है कि मनुष्य को किस प्रकार से रहना चाहिए, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, उसकी पर्यावरण कैसा है, उसका राजनीतिक पहलू किस प्रकार से होना चाहिए, उसका विश्लेषण इन्होंने अच्छे से किया हुआ। इसी के साथ इन्होंने उन कारणों की पहचान की जिसकी वजह से मानव
सभ्यता जो है वो उसका उत्थान हो रहा है या फिर पतन हो रहा है। इसके बाद फारसी इतिहास आ जाता है। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फारसी इतिहास जो ये भाषा है, फारसी भाषा, इसका प्रसिद्ध एक पुस्तक है, उसका नाम है खुदाएनामा, जो फारसी इतिहास का सबसे पहला शुरुआती इतिहासकारी ग्रंथ माना जा सकता है। इनके इतिहास लेखन की पद्धति या फिर परंपरा जो है वो चीनी इतिहास से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, लेकिन कुछ समय के बाद फारस देश की जो प्राचीन संस्कृति है वो इस्लाम के साथ मिल जाती है और इस्लाम बन जाती है। तो इसकी वजह से फिर जो पीछे हमने इस्लामिक पद्धतियां पढ़ी हैं इतिहास की, वही इसमें आ जाएंगी। इनकी कला, संस्कृति और साहित्य में हमें मंगोलों के आक्रमण के बारे में भी पता चलता है। खलीफा जो इस्लाम जगत के गुरु होते हैं एक तरह से, तो खलीफा जो थे वो, उनका नाम था असमुसल्तिम बिल्ला। तो असमुसल्तिम बिल्ला को एक दरी में लपेट कर उसे डंडों से मार मार कर, पीट पीट कर मार दिया। तो इस घटना तक ये माना जाता था कि इस्लाम के किसी व्यक्ति को हराया नहीं जा सकता है, लेकिन जब ये घटना होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये भ्रम जो है वो टूट जाता है कि इनको हराया नहीं जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में। तो प्राचीन इतिहास, जो भारतीय इतिहास था, वो किस प्रकार से लिखा जाता था? पहले तो ये मौखिक था, बाद में इसे लिखने का प्रयास किया गया। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन युग चक्र पर आधारित है, यानी कि वही सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, इन पर आधारित। यूनान में भी इसी प्रकार की परंपरा थी। तो इतिहासकारों ने जब निष्कर्ष निकाला तो उससे ये पता चलता है कि भारत से ही ये विचार जो है वो यूनान में गए थे। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के समय हमें तिथियों का अभाव मिलता है, हमें तिथियां ही नहीं मिलती हैं कि किस तारीख को कौन सी बड़ी घटना हुई थी जिनका वर्णन हमें मिल रहा है। इसके अलावा राजवंश जो हैं उनका भी ऊपर नीचे मेल मिलता है, मतलब क्रमबद्ध तरीके से नहीं है कि इस राजा के बाद ये राजा बना था, ये राजा बना था, ऐसा नहीं है। जब इनका मन किया तब उसके बारे में उन्होंने लिख दिया। तो क्रमबद्ध तरीके से राजवंशों का लिखे जाने का अभाव है, इसी के साथ तिथियों का भी बहुत ज्यादा अभाव है। और इतिहास लेखन जो सबसे ज्यादा इनका फोकस करता था वो करता था आध्यात्मिकता पर, धार्मिक रूप से ये लोग लिखते थे। इसी तो हम देखते हैं कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो हमें धार्मिक ग्रंथों से ढूंढना पड़ता है, फिर चाहे वो हिंदू धार्मिक ग्रंथ हो, जैन धार्मिक ग्रंथ हो, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ हो। कई प्रकार की भाषाओं का प्रचलन था, कहीं पे पाली भाषा थी, कहीं पे प्राकृत भाषा थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज की जाती थी वो थी संस्कृत। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की प्रमुख रचनाएं क्या थी, इसके बारे में आपको एग्जाम में आ सकता है कि वेद थे, तो वेद पहले चारों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे आपको, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनसे कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ हमारे पास कितने प्रकार के थे, इसके बाद आरण्यक कितने थे हमारे पास, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, इसके बाद स्मृति शास्त्र, हमारे पास पुराण, और 6 हमारे पास दर्शन है। फिर महाकाव्य आ जाते हैं जिसमें रामायण है, महाभारत है। इसके बाद सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं है, बौद्ध धर्म भी था। तो बौद्ध धर्म के सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तो तीनों को त्रिपिटक कहा जाता है, तो इनके बारे में भी जानकारी। फिर उसके बाद जातक कथाएं आ जाती हैं, जैन धर्म आ जाता है। तो इसके बारे में एक लॉन्ग कंप्लीट वीडियो आपको इस चैनल पे पहले से बना हुआ है, ऊपर आई बटन से आपको लिंक में मिल जाएगा। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन की बात कर ली जाए तो कश्मीर के एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम था कल्हण। उनकी किताब राजतरंगिणी हमें कश्मीर का इतिहास बताती है और भारत पर आक्रमण जो हुए थे, विदेशी आक्रमण, उनके बारे में जानकारी प्रदान करती है। कल्हण की राजतरंगिणी से हमें ये पता चलता है कि इस समय तक एक वंश पर फोकस करना सही नहीं माना जाता था, तो कई प्रकार के अन्य राजवंशों के ऊपर फोकस किया जाता था और इनकी विषय वस्तु सम्यक। कल्हण ने इतिहास रचना के समय इतिहास को 2 हिस्सों में बांटा, एक प्राचीन युग और एक अर्वाचीन युग। प्राचीन युग में इसने महाभारत के काल से लेकर गोविंदाय वंश तक के काल का जितना भी इतिहास है उसको रचित किया है, और दूसरी तरफ अर्वाचीन युग में कारकोट वंश से लेकर अपने स्वयं कल्हण तक के इतिहास का वर्णन किया। कल्हण ने इतिहास लेखन को पूरी निष्पक्षता के साथ वहन किया। इसका ग्रंथ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विक्रमादित्य जो सेकंड थे, उनका कुषाण, हूण, मौर्य, अशोक और काकोटक जैसे शासकों का इतिहास अच्छे से मिलता है, मतलब पूरा इतिहास मिलता है हमें। कल्हण कवियों को इतिहासकार कहता था और स्वयं को भी वैसा ही मानता था। कल्हण के बाद विल्हण आ जाता है, तो विल्हण का इतिहास दर्शन कैसा था? तो देखिए, विल्हण का इतिहास दर्शन ना काफी ज्यादा खतरनाक था। ये भी वैसे कश्मीर का ही था, कल्हण की तरह ब्राह्मण परिवार से, लेकिन विल्हण जो था ये कविताएं रचित तो करता था, लेकिन उसमें पता क्या है, अगर आपने कुछ गलत किया है ना इतिहास के रूप में, अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपने कुछ गलत जो किया है वो किसी न किसी कारण से किया होगा, तो उस कारण को जस्टिफाई करके ये आपको सही कर देगा। इसकी ये खासियत थी विल्हण की, जो मतलब एक इतिहासकार के रूप में देखा जाए तो काफी ज्यादा गलत है, लेकिन अगर दरबारी के रूप में देखा जाए तो काफी ज्यादा सही है। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में एक बार आ रखा है, चंबा की वंशावली। तो चंबा में किन किन राजाओं ने शासन किया उनके बारे में है। चंबा एक पहाड़ी प्रदेश है ना, तो यहाँ पर कई प्रकार के राजाओं ने राज किया था। ये इंडो ग्रीक्स के अधीन भी रहा था, कुषाणों के अधीन भी रहा था। तो इस समय किन किन राजवंशों ने इन पर राज किया वो सारी हिस्ट्री यहाँ पे आपको दिख रही है। आपको इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो भी मिल जाएगी अगर आप कहोगे तो। फिलहाल आपके लिए ये राजवंश यहाँ पे लिख दिया मैंने। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि विदेशी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो लोग कहते हैं कि इंडियंस को हिस्ट्री में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए इन्होंने प्राचीन समय में हिस्ट्री लिखी ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, इंडियंस को हिस्ट्री लिखने में इंटरेस्ट नहीं था, हिस्ट्री क्रिएट करने में इंटरेस्ट था। जैसे कि क्योंकि हमारे ऋषि मुनि हमेशा से ये बात मानते थे कि तथ्यों को मोड़ा जा सकता है, तथ्यों को नष्ट
किया जा सकता है, जैसे कि आज हो भी रहा है। हमारी किताबें कितना ज़्यादा गलत इतिहास हमें पढ़ाती हैं, लेकिन जो आपने निर्माण कर दिया है उसे आप तोड़ के कैसे बताओगे। फॉर एग्जाम्पल, चोल राजा ने 2000 साल पहले ही कावेरी नदी पर डैम बना दिया था, बताओ आज भी इतनी अच्छी खासी कंडीशन में खड़ा था। तमिलनाडु के केलाई डैम जो है, केलानाई डैम, वो अब जाके 19वीं शताब्दी में उसकी थोड़ी सी मरम्मत की गई है, लेकिन उसकी बुनियाद जो है वो कितनी पुरानी है। एलोरा का कैलाश मंदिर खुद चिल्ला चिल्ला के अपना इतिहास बता रहा है। तमिलनाडु का महाबलीपुरम का रथ मंदिर खुद बता रहा है इतिहास अपना। कर्नाटक की बादामी गुफा मंदिर, कोल्हापुर में जो देवी माँ का मंदिर है, सूर्य की किरणें निकलती हैं तो 3-3 एंगल्स पर पड़ती हैं, वो जो ज्योमेट्री वहाँ पे क्रिएट की गई है वो कैसे की हुई है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अगर कागज पर लिखी जाए तो वो नष्ट की जा सकती हैं, उनको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर आपने उसका निर्माण ही कर दिया है, पत्थर के रूप में किसी स्वरूप में आपने सामने प्रस्तुत कर दिया है, तो उसे कैसे ही कोई बदल सकता है। तो इसी के साथ ये है आपका आज का क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।